तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो सेकंड सब टॉपिक है उसका नाम है द कॉस्मिक विजन मनु। हम देखेंगे कि मनु का कॉस्मिक विजन क्या था। जब मैं कॉस्मिक विजन की बात कर रहा हूं तो कॉस्मिक जो शब्द है वो कॉस्मोस से निकल के आया है। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। तो कॉस्मिक विजन के अंदर आ जाता है कि पूरा पूरे यूनिवर्स का व्यू क्या था। मनु जो है वो पूरे यूनिवर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, उनका पूरे कॉस्मोस से रिलेटेड, पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड क्या व्यू है। तो जब मैं कॉस्मिक विजन की बात करता हूं उसके अंदर आता है कि क्रिएशन किस तरह से हुई, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं क्रिएशन के। उसके बाद सोसाइटी किस तरह से चलेगी, सोसाइटी के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वो सब इसके अंदर आता है। और उसके बाद इसके अंदर आता है स्पिरिचुअल गाइडेंस, अध्यात्म क्या है, रिलीजन क्या है। उसके बाद इसके अंदर आता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, भगवान कौन है, डिवाइन कैरेक्टर कौन है, अगर कोई है तो वो कैसा है, कहाँ पे रहता है, कैसा दिखता है। ये सब कॉस्मिक विजन के अंदर आता है जो कि मनु ने दिया। तो हमें मनु का कॉस्मिक विजन समझने से पहले ये भी समझना होगा कि मनु था कौन। तो जब मैं मनु की बात करता हूं तो हमारा जो हिंदुइज्म रिलीजन है या फिर एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर 3 मनु आते हैं। पहला मनु उसके अंदर आता है मनु ऑफ डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, मतलब कि फ्लड। तो कहा जाता है बहुत देर पहले एक फ्लड आया था, एक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में सब लोग मर गए थे, लेकिन एक व्यक्ति जिंदा रह गया। और वो व्यक्ति कौन था? वो मनु था। उसकी फैमिली जिंदा रह गई थी, तो फिर उसके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। तो कहा जाता है कि वहीं से पूरे के पूरे संसार का, पूरे के पूरी दुनिया का जो है वो स्टार्टिंग हुआ, वहां से पूरी दुनिया जो है इमर्ज हुई। तो एक मनु तो वो आ गया जो कि एक बाढ़ से बच गया था और फिर उसने पूरा संसार जो है बना दिया। उसके बाद सेकंड मनु इसके अंदर आता है मनु वैवस्वत। मनु वैवस्वत कौन है? कहा जाता है कि ये वो मनु है जो कि पहला किंग था ह्यूमन रेस का, मतलब कि जो हमारे समाज के अंदर पहला राजा हुआ वो था मनु। कहा जाता है कि उससे पहले एनार्की की सिचुएशन थी, हर कोई बिना किसी लॉ के रहता था। कहा जाता है कि एक ऐसा दौर था जहाँ पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, मतलब कि माइट इज राइट वहाँ पे चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से वहां पे लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, उसमें लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी। तो इसी सिचुएशन को देख के भगवान ने एक पहला राजा भेजा धरती के ऊपर और उसको हम मनु वैवस्वत कहते हैं। और थर्ड इसके अंदर आता है मनु। ये वही मनु है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो मनु है ये वही मनु है जिसने मनुस्मृति लिखी। मनुस्मृति जिसको हम धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, तो वो इस मनु ने लिखी है। ये मनु लॉ गिवर भी था, इसने लॉज की डेफिनेशंस दी, लॉ दिया कि किस तरह से समाज चलेगा। और इसी मनु को हम फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं और फर्स्ट लेजिस्लेचर भी यही मनु है। कहा जाता है कि ये मनु एक इंसान भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है और एक विचारधारा भी हो सकती है, क्योंकि मनुस्मृति जैसे बड़े बड़े टेक्स्ट लिखना, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखना, ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। तो कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने एक ग्रुप को मनु नाम दे दिया हो। जब कहा जाता है कि हो सकता है मनु एक विचारधारा हो और जिस विचारधारा के तहत इन सब टेक्स्ट को लिखा गया हो। लेकिन जो भी है, जब हम मनु की बात करते हैं तो मनु एक लॉ गिवर है जिसने हमारे समाज के अंदर लॉज की डेफिनेशन दी, कहा कि हमारा समाज किस तरह से चलेगा। इसी मनु ने मनुस्मृति को भी लिखा। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है कि समाज किस तरह से फंक्शन करेगा, समाज किस तरह से चलेगा, समाज के अंदर सोशल हायरार्कीज क्या है। उसी के अंदर ये लिखा गया किंग किस तरह से काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी, पॉलिटिक्स किस तरह से चलेगी, लोग किस तरह से काम करेंगे, लोगों की जो निजी जिंदगी है वो किस तरह से चलेगी, मरते वक्त जो कर्म कांड किए जाते हैं वो कैसे होंगे, लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है। तो मनुस्मृति के अंदर एक डिटेल्ड एस्पेक्ट दिया गया है सोशल लाइफ का, पॉलिटिकल लाइफ का, पूरे यूनिवर्स का, भगवान का। तो ये सब किसके अंदर दिया गया है? मनुस्मृति के अंदर दिया गया है। तो जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं,
यही वो मनुस्मृति है जिसके अंदर पूरे के पूरे कॉस्मोस का एक कॉस्मिक विजन दिया गया है, और उसी कॉस्मिक विजन की हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में, जो कि मनु के द्वारा दिया गया है। मनु ने मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा कॉस्मिक विजन बताया गया है कि एक समाज किस तरह से चलेगा, एक ब्रह्मांड किस तरह से चलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ कौन है, मोक्ष क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो हम अलग अलग कॉस्मिक विजन्स देखेंगे। हम देखेंगे कि मनुस्मृति के अंदर क्या क्या अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स दे रहे हैं। तो हम इस कॉस्मिक विजन को अब अलग अलग स्टेजेस में कवर करेंगे। हम देखेंगे कि कॉस्मिक विजन के अंदर क्या क्या आता है। तो हम इन सब विजन्स को, जो कॉस्मिक विजन दिए गए हैं मनु के द्वारा मनुस्मृति के अंदर, उनको एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल आया कि ये जो यूनिवर्स है, जिस कॉस्मिक विजन की तुम बात कर रहे हो, ये बनाया किसने है? कौन है इस सृष्टि की रचना करने वाला? किसने बनाया पूरे ब्रह्मांड को? किसने बनाया दुनिया को? किसने बनाया इंसान को? कोई तो होगा, कोई तो होगा जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं। कोई तो होगा जो पूरे संसार को चलाता है। तो मनुस्मृति के अंदर मनु ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बताएंगे कौन है वो। तो उन्होंने कहा कि वो है निर्गुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा का यहाँ पे क्या मतलब है? उसने कहा कि हाँ, कोई है जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और वो है निर्गुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा का यहाँ पे क्या मतलब है? निर्गुण ब्रह्मा दो शब्दों से निकलकर बनता है, निर्गुण और ब्रह्मा। जब मैं निर्गुण की बात करता हूं तो निर्गुण का मतलब है विदाउट क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई क्वालिटीज नहीं है, उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि वो ऐसा दिखता है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि वो अच्छा है या बुरा है, वो उसके बियॉन्ड है। मैं उसकी क्वालिटीज को डिफाइन नहीं कर सकता, मैं उसके आकार को डिफाइन नहीं कर सकता, वो निर्गुण है। और उसके बाद वो ब्रह्मा है, अल्टीमेट रियलिटी है कि वही ट्रूथ है, उसी ने सब कुछ किया, उसी ने सब संसार को रचा है, उसी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्मा है। फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस एंड ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम रियलिटी। वो फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्मा जो है, उसी ने पूरी सृष्टि को रचाया, उसी ने पूरे ब्रह्मांड को रचाया, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। ये मनुस्मृति के अंदर सबसे पहले दिया गया। तो डिवाइन कैरेक्टर की यहाँ पे बात की गई, डिवाइन ओरिजिन की बात की गई, या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीम रियलिटी की बात की गई, अल्टीमेट ट्रुथ की बात की गई। यहाँ पे कहा गया कि कौन है खुदा, कौन है भगवान, और भगवान कौन है? वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने पूरे संसार को बनाया। उसके बाद मनु जो अपनी मनुस्मृति के अंदर कॉस्मिक विजन देते हैं, उसके अंदर वो फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सभी इंसान समाज के अंदर एक तरह से इक्वली बोर्न नहीं होते हैं। हर किसी के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, हर किसी के अंदर अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं। हर कोई हर किसी के लिए नहीं बना होता। कोई अपनी लाइफ में टीचर बनता है, तो कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि हर कोई एक जैसा हर कुछ नहीं बन सकता, हर किसी के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। और वो कहते हैं कि एक समाज का एक स्ट्रक्चर है, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो कि सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारा समाज जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। वो 4 हिस्सों में सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, जिसको वो 4 वर्ना सिस्टम कहते हैं। वो कहते हैं कि एक समाज जो है वो 4 वर्ना सिस्टम के तहत चलेगा। वो कहते हैं कि हर किसी को उस 4 वर्ना सिस्टम को जो है वो मानना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो जब मैं 4 वर्ना सिस्टम की बात करता हूं, जब वो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सोसाइटी में, तो वो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं ब्राह्मण्स की, उसके बाद क्षत्रिय की, उसके बाद वैश्य की और शूद्र की। वो कहते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर 4 क्लासेस होंगी, जिसके अंदर ब्राह्मण्स होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे और शूद्रास होंगे, जिसके अंदर वो अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं ब्राह्मण्स की बात करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि ये वो लोग होंगे जो समाज के अंदर हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करते होंगे। ये समाज का सबसे ऊपर का तबका होगा, हाईएस्ट पोजीशन होगी इनकी सोसाइटी के अंदर।
ये लोग जो है वो नॉलेज और विजडम को परस्यू करते हैं। इन लोगों का धर्म होता है कि ये ज्ञान हासिल करें, ज्ञान बांटें। ये लोग जो है वो वेदास का नॉलेज रखते हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म के अंदर। ये रिलीजन का अच्छे से ध्यान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। ये हमारे मजहब के अंदर कर्म कांड कैसे करने हैं, यज्ञ कैसे करवाने हैं, उन सब का ज्ञान रखते हैं। और यही लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं। मतलब कि जो इंसान की आध्यात्मिक लाइफ होती है उसका भी यही ध्यान रखते हैं। यही लोग ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं। और उसके बाद ये वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये लोग जो है वो दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो जब वो ब्राह्मण्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण्स के 3 काम होंगे। ब्राह्मण्स 3 तरह के काम करेंगे। तो 3 तरह के वो कौन से काम है? सबसे पहले टीचर। समाज के अंदर टीचर का काम ब्राह्मण्स करेंगे, लोगों को ज्ञान बांटेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो टीचर होंगे, जो ब्राह्मण्स होंगे, उनको अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, हमेशा सीखना है, हमेशा नॉलेज को एक्वायर करते रहना है। फिर उसके बाद एज ए प्रीचर, मतलब कि वो जो है वो समाज के अंदर सारे कर्म कांड करवाएंगे। उनके पास वेदास की नॉलेज होगी, उनके पास यज्ञ हवन करवाने की नॉलेज होगी, शादी विवाह करवाने की नॉलेज होगी, मरते वक्त सारा कुछ वो रिचुअल्स करवाने की सारी जिम्मेदारी इनकी होगी और नॉलेज इनके पास ही होगी। उसके बाद एडवाइसर टू किंग, मतलब कि किंग को ये लोग एडवाइस करेंगे। कि ये लोग बड़े एक रैशनल तरीके से, एक समझदार तरीके से बुद्धि लगाकर एडवाइस करेंगे किंग को कि उसको क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको अपने लोगों के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सब एडवाइसेस जो हैं वो ब्राह्मण्स प्रोवाइड करेंगे किंग को। तो ये आगे सबसे पहले ब्राह्मण्स। उसके बाद इसके अंदर आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग होंगे जो रूल करेंगे, जो राज करेंगे। राजा एक क्षत्रिय होगा। और साथ में क्षत्रिय वो लोग भी होंगे जो फाइट करेंगे, जो योद्धा होंगे, जो लड़ेंगे, जो वॉरियर्स होंगे। कहा गया कि ये क्षत्रिय जो होते हैं इनके अंदर एक वॉरियर्स की स्पिरिट होती है, इनके अंदर एक वो गौरवशाली आत्मा होती है, इनके अंदर करेज होता है, साहस होता है। तो ये समाज के अंदर आप सब लोगों को बचाएंगे। लोगों को बचाने का काम जो है वो क्षत्रिय करेंगे। क्षत्रिय जो है वो लड़ेंगे, राज करेंगे, ये सब काम क्षत्रिय का होगा। उसके बाद इसके अंदर कहा गया वैश्य। वैश्य वो लोग होंगे जो बिजनेस का काम करेंगे, जो इंडस्ट्रीज को चलाएंगे, जो मकैनिक्स होंगे, जो व्यापार का काम करेंगे, जो ट्रेडर्स होंगे। ये सब वेश्यास के अंदर आते हैं। कहा जाता है कि जो वेश्या लोग होते हैं ये बड़े थोड़े भूखे टाइप के लोग होते हैं, लालची होते हैं, हमेशा ग्रीड के पीछे भागते हैं, वेल्थ को इकट्ठा करना चाहते हैं, इनको दौलत ही दौलत चाहिए। तो इसलिए इन लोगों को एक काम सौंप दिया कि तुम बिजनेस करो, जितने मर्जी पैसे कमाने हैं कमाओ। तो बिजनेस का काम, ट्रेडिंग का काम, मर्केंटलिज्म का काम, उसके इंडस्ट्री का काम, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का काम सारा वैश्यास को सौंप दिया कि वैश्या जो होंगे वो ये सब करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आते हैं शूद्रास। शूद्रास कौन होंगे? शूद्रास हमारे समाज का सबसे लोएस्ट वर्ग होगा, सबसे लोअर पोजीशन होगी इनकी समाज के अंदर। ये वो लोग होंगे जो मैनुअल काम करेंगे, जो दिहाड़ी लगाएंगे, जो किसान होंगे, जो बुनने का काम करेंगे, जो पीजेंट्स होंगे, वो सब जो है शूद्रास के अंदर आएंगे। और ये जो शूद्रास हैं ये नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे पूरी सोसाइटी को। ये शूद्रास जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की नीड्स को भी फुलफिल करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनको खाना प्रोवाइड करेंगे। ये शूद्रास जो है वो इन 3 कम्युनिटीज की सारी जरूरतें पूरी करेंगे। और शूद्रास जो है वो सबसे लोअर लेवल की पोजीशन के अंदर आएंगे। सबसे हायर लेवल पे कौन आएंगे? ब्राह्मण और क्षत्रिय आएंगे। सबसे लोअर लेवल पे वैश्य और शूद्रास आएंगे। और सबसे ऊंचे लेवल पे सिर्फ ब्राह्मण और सबसे नीचे लेवल पे सिर्फ शूद्रास आएंगे। तो ये इस तरीके से 4 बेसिस के अंदर, 4 कैटेगराइजेशन के अंदर कैटेगराइज करते हैं मनु सोसाइटी को। वो कहते हैं कि समाज को इस सिस्टम को, इस कॉस्मिक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तभी एक समाज जो है अच्छा समाज होगा, तभी एक समाज जो है वो अच्छे से आगे बढ़ पाएगा, तभी सब लोगों की वेलफेयर होगी, तभी लोग अच्छे से रह पाएंगे जब लोग इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। उसके बाद मनु अपने कॉस्मिक विजन के अंदर 3 गुणास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, या फिर हम कहें कि 3 क्वालिटीज होती हैं, 3 कैपेबिलिटीज होती हैं।
तो जब मैं 3 गुणास की बात करता हूं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है सत्व गुण। सत्व गुण के अंदर आता है हाई लेवल वर्च्यू, मतलब कि आपके अंदर एक हाई लेवल की अच्छाई है, वो आप अंदर से जो है वो बिल्कुल वर्चुअस हैं और हाईली वर्चुअस हैं। वर्चुअस होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप गुडनेस के ऊपर बिलीव करते हैं, आप एक अच्छे इंसान है, ईमानदार इंसान है, हम्बल इंसान है, वो होता है वर्चुअस पर्सन। आपके अंदर एक हाई लेवल की वर्च्यू होगी। उसके बाद इसके अंदर आता है बेस्ड ऑन गुडनेस, आप अच्छाई करेंगे, आपके अंदर अच्छाई ही अच्छाई होगी। उसके बाद इसके अंदर आता है कि ये जो सत्व गुण है, ये जो हाई लेवल वर्च्यू है, ये आपको काइंड बनाएगी, काम बनाएगी, बड़ा शांत बनाएगी, अलर्ट बनाएगी और थॉटफुल बनाएगी। तो ये सत्व गुण आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर सेकंड गुण आता है राजस गुण। राजस गुण का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपके अंदर मिडिल लेवल वर्च्यू है, आप उतने अच्छे भी नहीं हैं और आप उतने बुरे भी नहीं हैं। इसके अंदर क्या आता है कि आपके अंदर एक पैशन होता है, आपके अंदर ग्रीड होती है, एम्बिशन होता है, एंगर होता है। मतलब कि इसके अंदर आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर जाएं, आपके अंदर लालच होता है, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आपके अंदर गुस्सा होता है। तो ये सब राजस गुण के अंदर आता है। उसके बाद इसके अंदर आता है तामस गुण, ये आती है लोएस्ट लेवल वर्च्यू, मतलब कि आपके अंदर अच्छाई है ही नहीं, आप सिर्फ लालच के पीछे भागते रहते हो, आपके अंदर सिर्फ डार्कनेस है, आपके अंदर डलनेस है, डिल्यूजन में हो, आप इग्नोरेंस में हो, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, आपके अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। तो वो सब आता है तामस गुण के अंदर। वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर सत्व गुण भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर राजस गुण हो सकता है, या उसके अंदर तामस गुण हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक गुण तो होता ही है। जहाँ तो उसके अंदर सत्व गुण होगा, हाईएस्ट लेवल वर्च्यू होगी। अगर उसके अंदर हाईएस्ट लेवल वर्च्यू होगी तो बड़ा अंदर से काम होगा, बड़ा अलर्ट होगा, थॉटफुल होगा, उसके बाद अच्छाई से रहेगा, सबके साथ अच्छे से पेश आएगा। जब उसके अंदर राजस गुण होगा तो उसके अंदर एक मिडिल लेवल की वर्च्यू है, उसको वो एम्बिशन के पीछे भागता है, थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत बुरा भी है, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है, उसको गुस्से में रहता है। तो ये सब उसके अंदर राजस गुण आ गया। और अगर उसके अंदर तामस गुण होगा तो वो एक लोअर लेवल वर्च्यू है, उसके अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो सिर्फ डार्कनेस में रहेगा, इग्नोरेंस में रहेगा, डिल्यूजन में रहेगा, उसको किसी चीज का पता ही नहीं होगा, हमेशा बुराइयां करते रहेगा। तो ये 3 वर्च्यूज एक इंसान के अंदर होती हैं। याद रखिएगा, एक इंसान के अंदर तीनों वर्च्यूज नहीं होंगी, एक होगी, या उसके अंदर सात्व गुण होगा, या राजस गुण होगा, या तामस गुण होगा। फिर मनु इसके अंदर कहते हैं कि ये हाईली पॉसिबल है कि हाई कास्ट के व्यक्ति में लो लेवल वर्च्यू हो सकती है, मतलब कि ब्राह्मण्स या फिर जो हाई कास्ट के लोग होते हैं उनके अंदर तामस गुण भी हो सकता है, लोएस्ट लेवल वर्च्यू भी हो सकती है। ब्राह्मण्स के अंदर लोअर लेवल वर्च्यू हो सकती है, और शूद्रास के अंदर सत्व गुण हो सकता है, हाई लेवल वर्च्यू हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी कास्ट क्या है, वरना क्या है, वर्च्यूज जो है वो आपके अंदर अलग अलग हो सकती है। उसके बाद मनु अपने कॉस्मिक विजन के अंदर 4 आश्रम्स की बात करते हैं। आश्रम्स का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर फेज जिसमें आप एक निर्धारित काम करते हो। जैसे कि मेरा एक बचपन था और मैं बचपन में खेलता था, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था, वो मेरा बचपन था, वो एक मेरी लाइफ का फेज था जिसके अंदर मैं खेलता और पढ़ता था। अब मैं जवान हो रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा समझदार भी हो रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा सेकंड फेज है। उसके बाद मैं शादी ब्याह करूंगा, बच्चे बुच्चे करूंगा, वो मेरा तीसरा फेज होगा। तो इस तरह से मेरी लाइफ के अंदर फेजेस आ रहे हैं ना, उन्हीं फेजेस की जो है वो मनु अपने 4 आश्रम्स के अंदर बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान की लाइफ में 4 आश्रम्स होते हैं और एक आश्रम 25 साल का होता है। तो वो एक इंसान की लाइफ को 25-25 साल में डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं पहले 25 साल, फिर उसके बाद 25 साल, उसके बाद 25 साल, उसके बाद 25 साल, 4 आश्रम्स होंगे, 4 स्टेजेस होंगी लाइफ में। तो समझते हैं कि वो 4 स्टेजेस क्या होंगे। वो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम की। जब मैं ब्रह्मचार्य आश्रम की बात करता हूं तो ये आपकी लाइफ के पहले 25 साल हो गए, मतलब कि आपकी लाइफ के पहले 25 साल के अंदर आप ब्रह्मचार्य आश्रम की स्टेज के अंदर आओगे। इसके अंदर आप क्या करोगे? आप पढ़ाई करोगे, अपना कैरेक्टर बिल्ड करोगे, अपने आप को सुधारोगे, अपना कैरेक्टर जो है वो बनाओगे। उसके बाद इसके अंदर आता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस, मतलब कि अकल उकल सीखोगे, कहीं पे कुछ ही नहीं बोल देना है।
ये सब कैरेक्टर्स बिल्ड करोगे, सेंसेस को कंट्रोल करना, एजुकेशन हासिल करना, ये ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर आता है, जो कि आपकी लाइफ के पहले 25 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है गृहस्थ आश्रम। ये सेकंड स्टेज होगी, ये सेकंड फेज होगा आपकी लाइफ का, गृहस्थ आश्रम। ये अगले 25 साल होगी। मतलब कि मैंने पहले 25 साल अपनी लाइफ में एजुकेशन हासिल की, ये सब किया, ब्रह्मचार्य आश्रम। उसके बाद 25 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक मैं गृहस्थ आश्रम में आ जाऊंगा, जिसके अंदर मेरी फैमिली होगी, मेरी मैरिज होगी, मैं शादी ब्याह करूंगा, मेरे बच्चे बुच्चे होंगे, तो ये सब दुनियादारी जो है वो मैं निभाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये सब आएगा गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद इसके अंदर आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये तीसरे 25 साल होंगे आपकी लाइफ के, मतलब आपकी 50 साल से लेके 75 साल की उम्र तक आपकी तीसरी स्टेज होगी, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। वानप्रस्थ आश्रम के अंदर आता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली परस्यूट्स, मतलब कि अभी आप दुनियादारी से थोड़े बहुत अलग होने लगे हो। आपको पता चल गया है कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, तो आप क्या करते हो, इस दुनियादारी से थोड़े से अलग होने लगते हो, अपने आप को डिटैच करने लगते हो। रिटायरमेंट की एज समझ लो, आप जो है वो दुनियादारी से अलग होने लग रहे हो, आप सत्य को जानने लग रहे हो। तो ये सब आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम के अंदर, जो आपके थर्ड 25 ईयर्स होंगे लाइफ के, आपकी लाइफ के तीसरे 25 साल जो होंगे, आपकी उम्र जो आपकी 50 साल से लेके 75 साल की उम्र तक की स्टेज होगी। उसके बाद इसके अंदर आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम होगा आपके लास्ट 25 ईयर्स, मतलब कि आपकी उम्र के आखिरी 25 साल। इन आखिरी 25 साल में क्या होगा, रिनंसिएशन होगा, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन होगा। अभी आप पूरी तरीके से संन्यास ले लोगे, अपने आप को दूर कर दोगे दुनियादारी से। आप अभी जो है वो स्पिरिचुअलिज्म के पीछे भागोगे, अध्यात्म के पीछे भागोगे, भगवान की भक्ति करोगे, राम नाम जपोगे, खुदा खुदा करोगे। तो इस तरह से आप समझ लोगे कि अब मुझे जो है वो भगवान से मिलना है, अब मेरी जिंदगी का अंतिम समय आने वाला है, तो मुझे सत्य को खोजना है, मुझे अच्छाई का काम करना है, और मुझे अपनी जीवन में जो है वो संन्यास ले लेना है। तो इस तरह से 4 स्टेजेस एक इंसान की लाइफ के अंदर आती हैं, 4 आश्रम्स होते हैं जो कि मनु अपने कॉस्मिक विजन के अंदर बताते हैं, और वो कहते हैं कि आपको इन 4 आश्रम्स को फॉलो करना होगा यदि आप अच्छे तरीके से समाज के अंदर रहना चाहते हो, यदि आप अच्छे एक वर्चुअस हो, यदि आप अच्छे एक धार्मिक व्यक्ति हो, आप अपने धर्म को फॉलो करते हो, तो आपको इन चीज़ों को भी फॉलो करना होगा। उसके बाद मनु अपने कॉस्मिक विजन के अंदर कहते हैं दैट पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो राजनीति है ना, जो पॉलिटिक्स है, वो समाज का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। समाज बिना पॉलिटिक्स के चल ही नहीं सकता, तो राजनीति होना बहुत जरूरी है, और राजनीति जो है वो समाज के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब वो एज एन इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं पॉलिटिक्स, तो वो कहते हैं कि बिना राजनीति के, बिना किंग के, बिना स्टेट के समाज तो चल ही नहीं सकता, समाज फंक्शन ही नहीं कर सकता बिना स्टेट के, बिना राजा के, बिना किंग के, बिना पॉलिटिक्स के। वो कहते हैं कि अगर राजा नहीं होगा, स्टेट नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो एनार्की आ जाएगी। एनार्की का मतलब होता है माइट इज राइट, जो ताकतवर है वो जो वीक है, जो कमजोर है, उसको कुचल देगा। जैसे एक पोंड में होता है, पोंड में क्या होता है, एक समुद्र में क्या होता है, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा लेती है। तो मनु कहते हैं इवन ट्रीज वुड फेल्ड, कहते हैं कि उस समाज के अंदर पौधे भी नहीं बचेंगे, वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मानो एक ऐसा समाज जिस समाज के अंदर कोई लॉ ही नहीं है, कोई स्टेट ही नहीं है, कोई राजा ही नहीं है, किसी को किसी चीज का डर ही नहीं है, कोई किसी को कहीं पे भी थप्पड़ मार देता है, किसी के घर में घुस जाता है, किसी के साथ रेप कर लेता है, किसी की जमीन में चले जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन है, और किसी को किसी चीज का डर ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में एक राजा का होना, एक स्टेट का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो कहते हैं कि एक अच्छी स्टेट वही होती है जहां पे सेंटली पीपल लिव, साधु संत लोग भी अच्छे से रहते हों, जहां पे कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, काफी सारे फ्रूट्स हों, बहुत सारे फल फ्रूट्स हों खाने के लिए, वेजिटेबल्स हों, इजी कॉमर्स, बिजनेस अच्छा हो वहां पे, गुड क्रॉप्स, खेती बाड़ी क्रॉप्स, फसलें अच्छी हो जाती हों। और उसी के साथ वो कहते हैं कि
राजा की ये ड्यूटी रहेगी, जो किंग होगा उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो अच्छे लोगों को बचाए, जो सोसाइटी के अंदर गुड पीपल हैं उनको बचाए, एंड पुनिश बैड पीपल, और जो बुरे लोग हैं उनको दंड दे, उनको पनिशमेंट दे। टू प्रोटेक्ट वीक ऑर्फन विडोज ओल्ड, ये राजा का धर्म है, ये राजा की ड्यूटी है कि वो कमजोर लोगों को बचाए, उनको प्रोटेक्ट करे। जो लोग क्या बोलते हैं ऑर्फन हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको बचाए। विडोज, जिन वुमेन्स के पति मर गए हैं उनको, और जो बूढ़े लोग हैं इन सब की सुरक्षा करे, इन सब की सेवा करे, ये राजा का परमो धर्म है। उसके बाद इसके अंदर आता है नो प्लेस इन सोसाइटी फॉर स्मगलर्स। मनु कहते हैं कि जो समाज के अंदर स्मगलर्स होते हैं, जो लोग ड्रग्स का हेर फेर करते हैं, शराब शरूब का हेर फेर करते हैं, इन लोगों के लिए समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, सोसाइटी स्टेट के अंदर कोई जगह नहीं है, इन लोगों को पुनिश करना चाहिए। उसके बाद मनु कहते हैं जो किंग होगा ना वो अकेले ही काम नहीं करेगा, अकेले पूरे समाज को नहीं चलाएगा, किंग को असिस्ट करेंगे मिनिस्टर्स, किंग के पास मिनिस्टर्स होंगे और मिनिस्टर्स के साथ वो जो है बातचीत करके फैसले लेगा और समाज को चलाएगा। तो इस तरह से वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है एक समाज को चलाने के लिए, स्टेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉस्मिक विजन के अंदर आता है लॉ, यूरिस्प्रूडेंस, कि एक समाज जो है वो हमने बता दिया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये सब होगा, लेकिन क्या उस समाज के अंदर कानून भी तो होगा, किस तरह से वो समाज चलेगा, एक लॉ भी तो होगा। तो यहाँ पे मनु लॉ की बात करते हैं। जब मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करता हूँ तो ये भी लॉ से डल्ट करता है, इसका मतलब ये लॉ ही होता है, या हम कहें तो फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक बेसिस ऑफ लॉ, मतलब लॉ किस बेसिस के ऊपर जो है वो काम करेगा, किस तरीके से हम लॉ को डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसकी बात जूरिस्प्रूडेंस करता है। तो जब मनु लॉ देते हैं इसके अंदर वो कहते हैं कि देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि जब एक समाज के अंदर लॉज बनेंगे, जब एक समाज लॉज के तहत चलेगा, तो एक समाज को लॉज बनाते वक्त 4 चीजों को ध्यान में रखना है, या फिर 4 चीजें हैं जो एक लॉ को बनाती है। एक लॉ जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है, 4 सोर्सेस से बनता है। वो 4 सोर्सेस क्या है? सबसे पहले इसके अंदर आती हैं श्रुतिस। श्रुतिस क्या होते हैं, ये श्रुतिस क्या होती हैं? श्रुतिस होते हैं जैसे वेदास। जब मैं श्रुतिस की बात करता हूं, ये एक इटर्नल लॉ है या फिर डिवाइन लॉ है। मतलब कि श्रुतिस को किसी ने अपने से नहीं लिखा है, वेदास को किसी ने अपने से नहीं लिखा है, भगवान है या जो डिवाइन ओरिजिन है उसने इन श्रुतिस को दिया है। तो डिवाइन जो कैरेक्टर है, जो भगवान है, जब उसने कहा कि ये सब होना चाहिए, तो फिर यही ऋषि मुनियों ने सुना और वेदास में लिख दिया। तो ये जो श्रुतिस है ना, ये किसी ने अपने से नहीं लिखा है, बल्कि स्वयं भगवान की डिवाइन कैरेक्टर की बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। और ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सबसे सुप्रीम लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। ये बाद इसके अंदर आता है स्मृतिस। स्मृतिस होता है लिटरेरी वर्क्स, मतलब कि जो खुद ऋषि मुनियों ने लिखा है, जो अपने से ऋषि मुनियों ने लिखा है, राइट, अपनी सेंस से लिखा है, अपनी बुद्धि से लिखा है, उसको हम स्मृतिस कहते हैं। इसके अंदर जैसे कि मनुस्मृति आती है, उसके बाद अर्थशास्त्र आता है, जैसे हमारी रामायण आती है, महाभारत आता है, वो सब स्मृतिस के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कस्टम एंड सोशल प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं कि जब तुम लॉज बना रहे हो और जब तुम लॉज का सोर्स देखते हो, तो तुम्हें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एक समाज की सोशल प्रैक्टिसेस क्या है, समाज किस तरह से चल रहा है, उस समाज का स्ट्रक्चर क्या है, उन लोगों के बिलीफ्स क्या है, समाज के लोग किस तरह से अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उन सबको देख के भी हमें लॉस को बनाना चाहिए, लॉस को फ्रेम करना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है डिक्टेट्स ऑफ गुड कॉन्शियस। हमें अपने सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को यूज करना चाहिए, हमें रैशनलिटी को यूज करना चाहिए, हमें अच्छा और बुरा देखना चाहिए, अपने दिमाग को यूज करना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने रैशनल माइंड को यूज करना चाहिए लॉज बनाते हुए। तो वो कहते हैं कि लॉज के 4 सोर्सेस हैं, 4 जगहों से लॉ जो है वो डिराइव होता है। उसके अंदर वो श्रुतिस की बात करते हैं, श्रुतिस के अंदर आता है जो भगवान ने खुद बता दिया, वो श्रुतिस के अंदर आता है, जैसे वेदास हो गए हमारे। उसके बाद स्मृतिस की बात करते हैं, वो स्मृतिस में वो कहते हैं कि वो चीजें जो खुद इंसानों ने लिखी, ऋषियों ने लिखी, मुनियों ने लिखी, उसको वो स्मृतिस कहते हैं। जैसे हमारे पास मनुस्मृति है जो मनु ने लिखी,
उसके बाद वो कहते हैं सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं कि लॉस को बनाते हुए लॉस का ये भी सोच होना चाहिए कि समाज के अंदर बिलीव्स क्या है लोगों के, लोग किस तरह से वहां पे रहते हैं, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस क्या है, वो किस तरह के लोग हैं, तो उन लोगों को देखते हुए भी तो लॉस को बनाना चाहिए। तो वो सब इसके अंदर आता है। उसके बाद वो कहते हैं डिक्टेट्स ऑफ गुड कॉन्शियस, मतलब कि लॉस बनाते वक्त तुम्हें अपनी रैशनैलिटी का भी यूज करना चाहिए। तुम्हें ये भी देखना है कि जो मैं बना रहा हूं क्या वो अच्छा है बुरा है, अपनी मोरालिटी का यूज करना है, रैशनल माइंड का यूज करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो वो 4 सोर्सेज की बात करते हैं लॉस के अंदर। उसके बाद हम मनु के विजन का आखिरी हिस्सा डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वो साइंस ऑफ पॉलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक स्टेट किस तरह की होगी, स्टेट की साइंस की बात करते हैं, राइट। जब मैं साइंस ऑफ पॉलिटी की बात कर रहा हूं ना, पॉलिटी का मतलब क्या है, पॉलिटी का मतलब आप सिंपली समझ लीजिए एक स्टेट एक किंग। तो वो साइंस ऑफ पॉलिटी के अंदर कहते हैं कि मनु अर्ली एक्सपोनेंट है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप थ्योरी। सबसे पहले स्टेट कैसे बनी, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी थियरीज आती हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं, जैसे जॉन लॉक और हॉब्स हो गए, ये मानते हैं कि स्टेट लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बनाई। लोग इकट्ठे हुए और कहा कि भाई हमें जो है एक ऐसा राजा बनाना चाहिए जो हम सबके हकों को बचाए, हम सबको प्रोटेक्ट करे, और फिर वो एक राजा बनाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और वो राजा जो है वो समाज के लिए काम करता है, वो किंग। दूसरी ओर कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो भगवान ने बनाई है, भगवान ने राजा भेजा, कहा कि जाओ जनता की रक्षा करो, जनता को बचाओ। तो जो लोग ये डिवाइन ओरिजिन देते हैं थियरी का, जो इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आते हैं मनु। मनु जो है सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप थियरी का। वो कहते हैं कि जो स्टेट है ना, जो ह्यूमन मोनार्क है, जो किंग है, ह्यूमन मोनार्क है ना, जो किंग है, जो राजा है, वो भगवान ने बनाया है इंसानों को बचाने के लिए एनार्की से। क्योंकि इंसान आपस में लड़ रहे थे, कोई लॉ नहीं था, एक दूसरे को मार रहे थे, तो उनको बचाने के लिए भगवान ने एक राजा को बनाया, एक किंग को बनाया, एक ह्यूमन मोनार्क को बनाया। इस चीज की बात कौन करते हैं, मनु सबसे पहले करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो किंग है ना उसके अंदर सत्व गुण होना चाहिए। जैसे हमने गुना की बात की पहले, तो सत्व गुण होता है उसके अंदर हाई लेवल वर्च्यू होनी चाहिए, मतलब कि वो बड़ा काम होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, और उसके अंदर गुडनेस होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो लोग होंगे ना स्टेट के, उनके अंदर भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, लोग भी अच्छे होने चाहिए वहां के। उसके बाद वो बात करते हैं ड्यूटीज। तो किंग है वो धर्म के अकॉर्डिंगली जो ड्यूटीज उसके ऊपर प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको परफॉर्म करेगा। किंग अपने हिसाब से सब कुछ नहीं करेगा, जो धर्मा कहता है वो उन ड्यूटीज को फॉलो करेगा। धर्मा जो है वो वेदास के अंदर दिया जाता है, मनुस्मृति के अंदर है, धर्मशास्त्र के अंदर है। तो जब हम धर्मा की बात करते हैं, राजा वही काम करेगा जो धर्मा कहेगा, लेकिन राजा को कौन बताएगा कि धर्मा क्या है, तो वो ब्राह्मण्स बताएंगे, क्योंकि ब्राह्मण्स के पास वेदास का ये ज्ञान होता है, तो ये बताएंगे कि धर्मा क्या है। उसके बाद टैक्स की बात आती है, भाई स्टेट कैसे चलेगी, पैसे भी तो चाहिए स्टेट को चलने के लिए, ऐसे कैसे राजा का एक सेना होगी, मिनिस्टर्स होंगे, एक स्टेट होगी, एक इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसके पास एक व्यवस्था होगी, तो उस व्यवस्था के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो पैसे के लिए जब टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स के लिए वो कहते हैं कि जो 1/6 ऑफ वेल्थ होगी ना लोगों की, वो किंग को दे देंगे। मान लो मेरे पास 60 किलो अनाज होता है, मैं 60 किलो में से 10 किलो अनाज राजा को दे दूंगा, ताकि समाज चल सके, एक स्टेट चल सके, राजा जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो इस तरीके से मनु जो है वो अपने कॉस्मिक विजन के अंदर साइंस ऑफ पॉलिटी की बात करते हैं। तो हमने इस तरह से जो मनु का कॉस्मिक विजन था उसको कवर किया। हमने सबसे पहले देखा कि निर्गुण ब्रह्मा क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि फंक्शनल डिवीजन क्या है सोसाइटी की, 4 वर्ना सिस्टम क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद हमने देखा कि इंसान के अंदर 3 गुण कौन से होते हैं, जैसे सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। उसके बाद हमने देखा कि इंसान की लाइफ में 4 इंपॉर्टेंट आश्रम्स होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, राजनीति से ही समाज चलता है, बिना राजनीति के समाज नहीं चल सकता। उसके बाद हमने लॉ देखा कि लॉ के सोर्सेस क्या है, तो हमने श्रुति स्मृति की बात की। उसके बाद हमने सोशल कस्टम की बात की, बाद हमने डिक्टेट्स ऑफ गुड कॉन्शियस की बात की, रैशनलिटी की बात की। फिर आखिर में हमने साइंस ऑफ पॉलिटी की बात की। हमने देखा कि पॉलिटी की साइंस को किस तरह से मनु डिफाइन करते हैं।
तो इस तरह से हम मनु को पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं, मनु का कॉस्मिक विजन कवर कर लेते हैं और मनु ने जो मनुस्मृति के अंदर लिखा है वो भी कवर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ इसी यूनिट के तीसरे सब टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक को हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबको धन्यवाद।